नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल में TKD एजुकेशन में। तो गाइस, आज की हम इस सेशन में नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिक्स का न्यू चैप्टर का नाम है वैद्युतिकी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 चैप्टर ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं यूट्यूब पे। बहुत बारीकी से, बहुत इत्मीनान से हमने पढ़ा रखा है। और आज अगर आप जुड़े हो हमारे सेशन में तो इस पूरी क्लास को देखो, पूरी ना सही कुछ देर देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने बेहतरीन पैटर्न में, कितने बेहतरीन फ्लो में हमने पिछली क्लासें पढ़ाई होंगी। ये नहीं कि जल्दीबाजी 2 क्लासें पढ़ा दी या 3, 8 10 क्लासें हमने एक चैप्टर की पढ़ाई हैं। बहुत प्यार से टॉपिक बाई क्लासें हैं। हर एक क्लास में कोई ना कोई एक टॉपिक फिनिश होगा। जैसे कि आज की क्लास में भी हम एक ना एक टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक तो हम चलेंगे, लेकिन चैप्टर का नाम हमारा क्या है? वैद्युतिकी। और आज की हमारी ये पहली क्लास है। बात समझ में आ रही है? तो किसी ने यही कहा है कि अगर आपका कोई रास्ता एक बंद हो जाता है, कोई एक रास्ता बंद हो जाता है तो रास्ता बदल दो, लेकिन क्या है, लक्ष्य नहीं बदलो। क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं बदलते हैं। तो उन्हीं की भांति आप लोगों को क्या काम करना है कि अपनी निरंतर जो तैयारी चल रही है, आरपीएफ कांस्टेबल या ग्रुप डी या रेलवे एएलपी या टेक्नीशियन, जो भी आपका टारगेट हो, क्योंकि हमारी ये साइंस की क्लास तो रामबाण सीरीज है। चाहे तो आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो जिसमें साइंस आती है, 25 नंबर की आती हो या 40 नंबर की आती हो, पूरे में से पूरे आएंगे। ठीक है, 1-2 की कह नहीं सकते, लेकिन पूरे में से पूरे मार्क आओगे, क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास है ना, हम बहुत धीरे और बहुत प्यार से लेके चल रहे हैं। ठीक है नहीं? तो आइए आज की हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत। तो विद्युत आप लोगों ने परिभाषा पढ़ी होगी, जब विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी होगी कि आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो ये आवेश जो होता है ना, चार्ज, इस चार्ज को समझने के लिए समझ रहे हो नहीं? ये जो हमारा आवेश होता है, इस चार्ज को समझने के लिए तो हम क्या करेंगे, आज एटम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एटम। क्योंकि एटम जो है ना, हमारा परमाणु, ये हमारे चार्ज पे लेके जाता है। एटम से ही हम समझ पाएंगे कि चार्ज क्या होता है, और चार्ज से ही हम समझ पाएंगे कि करंट क्या होता है। और जब तक हम करंट नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, बात समझ में आ रही है? ओम का नियम क्या होता है, प्रतिरोध क्या है, विभवांतर क्या होता है, विभव क्या होता है, या प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, हीट यानी कि ऊष्मा। तो ये सारी चीज़ें हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हम चार्ज को नहीं समझेंगे। या कार्य को समझने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? आवेश को समझना पड़ेगा। और आवेश को समझने के लिए पहले आपको एटम के बारे में जानना होगा, क्योंकि एटम आप लोगों के लिए ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। लेकिन हम क्या करेंगे, इस फिजिक्स वाली लेक्चर में जितने हमें ज़रूरत है केवल एटम का उतना पार्ट पढ़ेंगे। बाकी के जो पार्ट्स हैं, जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, उसको हम अगली क्लास के लिए छोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो आप लोग अब तक ये समझ गए होंगे कि हम जो अपने इस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम होगा एटम। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? एटम। मेरी बात को अच्छे से समझेंगे। एटम, इसको हम बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं इसको? हम परमाणु बोलते हैं। ये बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, परमाणु। क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को कि आवेश को समझने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एटम पे जाना पड़ेगा। अब परमाणु के लिए, परमाणु क्या है? ये परमाणु के विषय में अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने निष्कर्ष दिए। कुछ क्या है, महर्षि भी हुए, उन्होंने अपने अलग मत दिए। इसकी खोज को लेकर बहुत सारी बातें चली। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, परमाणु है क्या। सबसे पहले आप ये समझो, परमाणु है क्या। आप समझ लीजिए, कोई एक चट्टान ले लीजिए। आपने एक चट्टान ली, मान लो ये चट्टान थी, समझते रहे ना? क्या है? ये चट्टान है। और जब आपने इसको तोड़ा, तो तोड़ने के बाद इसका एक ये पत्थर निकल के तैयार हो गया। ये हमारी क्या थी भाई? ये हमारी चट्टान थी। ये हमारी क्या है भाई? चट्टान है। और ये इसका एक पत्थर निकल के आ गया। और जैसे ही आपने इसको और तोड़ा भाई, इसको आपने क्या किया? इसको आपने तोड़ दिया ऐसे। और जैसे ही आपने इसको तोड़ा, और तोड़ने के बाद हुआ क्या? हुआ ये कि एक छोटा सा पत्थर और आ गया। फिर आपने इसको और तोड़ दिया, आपने इसको और तोड़ दिया, और जैसे ही आपने इसको तोड़ा, एक छोटा सा पत्थर और निकल के आ गया। फिर आपने क्या काम किया? इसको और तोड़ा, और इसको और तोड़ने के बाद क्या हुआ? एक ऐसा निकल के आया बिंदु। बिंदु तो ये मैंने बहुत बढ़ा दिया। ये बिंदु जो है ना, ये कम से कम
1 लाख परमाणुओं से मिलकर बना है। ये वाला जो बिंदु है ना, ये 1 लाख परमाणुओं से मिलकर बना है, कम से कम बता रहा हूं मैं, क्योंकि हम कोई ऐसी मशीन तो है नहीं या कोई ऐसा मापक यंत्र तो है नहीं जिससे हम नाप लें कि भाई ये कितने परमाणुओं से मिलकर। सूक्ष्मदर्शी से हम देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से, तो सूक्ष्मदर्शी से हम इसको देख सकते हैं कि ये कितने परमाणुओं से मिलकर बना होगा। तो मेरी बात कहने का मेरा जो मकसद था वो क्या था, उसको समझो पहले, कि परमाणु वह छोटे से छोटा कण है जिसे हम काटते जाएं और एक स्थिति ऐसी आ जाए कि उसे तोड़ने के बाद छोटा कण आप कर ही नहीं पाए। मतलब आप चाकू से मान लो उसको काटो तो उस पर चाकू की धार पड़े नहीं, चाकू की धार से भी पतला, समझ रहे हो नहीं। जब कोई चीज चाकू की धार से भी पतली हो जाएगी तो वो आप उसको काट ही नहीं पाओगे। तो परमाणु की परिभाषा अगर आप देना चाहो कि वह सूक्ष्मतम कण या वह छोटे से छोटा कण जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। और एटम, बहुत सारे एटम मिलकर ही किसी मॉलिक्यूल यानी कि अणु का निर्माण करते हैं। बहुत सारे एटम यानी कि बहुत सारे परमाणु मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं? मॉलिक्यूल यानी कि अणु का निर्माण करते हैं। क्योंकि देखो, आप लोग साइंस पढ़ रहे हो तो आप लोगों को पूरी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि एटम क्या है। चैप्टर पे तो हम चलेंगे ही, लेकिन एटम क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। इसकी अलग अलग तरीके से परिभाषाएं दी जाती है, लेकिन आप लोग ऐसे सीधा सिंपल वे में याद रख लो। आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि परमाणु की परिभाषा क्या है, परमाणु के बारे में जानेगा कि खोज किसने की, परमाणु क्या होता है, इसमें क्या क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें पूछेगा आपसे। तो परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया है कि परमाणु क्या है? वह सूक्ष्मतम कण जिसके इतने टुकड़े किए जाए, उसके टुकड़े के टुकड़े कि वो सबसे छोटा जो कण होगा, सबसे छोटा जो होगा पॉइंट, जो भी आपके यहाँ, जैसे कि मान लीजिए रेत है, रेत को भी छोटा कर दिया है तो धूल बन जाएगा, और धूल से भी छोटा कण जिसे आप देख ही नहीं पाते हो, एक तरह से सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हो, वही हमारा क्या होता है? परमाणु होता है। जैसे मेरा ये पेन है, इसका यहाँ से काट दिया जाए, फिर उसके भी छोटे बारीक, तो ये मेरा पेन जो है अणु पेन जो होगा ये अणु होंगे, और अणु का भी छोटा भाग करेंगे तो परमाणु बनेगा। बात समझ आई? तो सबसे छोटा जो इसका कण होगा जिससे ये मिलकर पेन बना है, वो मेरा क्या होगा? परमाणु होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब पूरी तरीके से आप संतुष्ट हो गए होंगे कि परमाणु होता क्या है। अब हम बात करेंगे पहले इसकी खोज खोज के बारे में हम बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। पहले आप चित्र देखो, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज रहोगे, तो पहले चित्र देख लो, फिर मैं इसके खोज के बारे में आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा कि किसने की और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरी बात ध्यान से समझना और बिल्कुल समझते रहना है, और आपको एक कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और निश्चिंत होकर इसका चित्र बना लेना है, क्योंकि डायग्राम बहुत जरूरी है। अगर आप इसका डायग्राम नहीं बनाओगे परमाणु का, ये ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं सर नोट्स कैसे बनाए, आप मुझे टेलीग्राम पे दे दिया करो। तो टेलीग्राम पे हम केवल प्रैक्टिस सेट की जो पीडीएफ होती है वो देते हैं, इसकी पीपीटी भी नहीं देता हूं मैं। क्यों? क्योंकि आप अपने हाथ से पढ़ो और अपने हाथ से नोट्स बनाओ। जब तक नोट्स अपने हाथ से नहीं बनाओगे और तब तक काम नहीं चलने वाला है। तो इसलिए आप लोग क्या है, खुद समझदार हो, इस बात को समझने की कोशिश किया करो। आपको क्या करना है? खुद से नोट्स बनाने हैं। क्या करने हैं भाई? आपको खुद से नोट्स बनाने हैं। आइए देखो, ये हमने क्या बना दिया? ये परमाणु बना दिया। पूरा अच्छा समझाएंगे। आज की क्लास पूरी की पूरी परमाणु पे ही काम करेगी, पूरी क्लास, ठीक है नहीं? इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनको हम कवर करेंगे। आप लोग सबसे पहले समझिए, ये क्या है हमारा? ये हमारा है साहब परमाणु। क्या है ये? परमाणु। देखो, सबसे पहली बात ये है, आप लोग समझना, इसको हम बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। ये हमारा हो जाएगा परमाणु, यानी कि एटम। क्या हो जाएगा? ये एटम। ये हमारा हो जाएगा एटम, हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है हमारा, ये इसको हम बोलते हैं नाविक। क्या बोलते हैं इसको? नाविक। क्या बोलते हैं इसको? नाविक। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। तो इसको हम बोलते हैं नाविक और इसको हम बोलते हैं परमाणु। सबसे पहली बात, एक बात आप लोग अच्छे से तरीके से समझ लेना कि जो हमारा परमाणु होता है ना, परमाणु, उसके अंदर एक नाविक होता है। क्या होता है? नाविक। और इस नाविक में क्या होता है? इस नाविक में न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। बात समझ आ रही है? इस नाविक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, आप पूछोगे सर इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? क्योंकि परमाणु क्या है ना, परमाणु एक तरबूज मॉडल दिया, जॉन डाल्टन ने तरबूज मॉडल दिया। तरबूज आप खाते हो तो तरबूज में आपने देखा होगा लाल बीज भी लाल जो होता है, जो हम खाने वाला भाग होता है वो होता है, और बीज जो होते हैं उसमें क्या होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि परमाणु के चारों तरफ कक्षाओं में क्या है?
गति कर रहे होते हैं। तो जो बीज होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई है, तो ये बीज जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस तरीके से समझ लेना। तो ये जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से ये मान लीजिए, ये इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, गति कर रहे होंगे किसके चारों तरफ, परमाणु में उसकी कक्षाओं में, कक्षाओं के तरफ चारों तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गति करते हैं, कक्षाओं में। क्या बोलते हैं, कक्षा में। इसको क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे हम परमाणु। भाई इसको हमने नाम क्या दिया है, इसको नाम दिया है हमने परमाणु। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कक्षा, इसको बोलेंगे हम कक्षा या ऑर्बिट बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, ऑर्बिट्स, यानी कि कक्षा या ऑर्बिट्स। इतनी बात समझिए आप लोग इतनी बात समझने के बाद आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। क्या समझ गए होंगे कि इसकी जो होती है ना, इसकी ध्यान रखेंगे, ये जो नाविक है ना, नाविक, इसकी त्रिज्या पूछ ली जाती है। कभी कभी इस नाविक की त्रिज्या पूछ ली जाती है। तो अगर इस नाविक की त्रिज्या मान लीजिए ये है, ये इसकी नाविक की क्या है, त्रिज्या है, मान लो, ठीक है। और ये क्या है, और ये हमने मान ली ये परमाणु की त्रिज्या हो जाएगी। देखो ये नाविक है और ये हमने केंद्र मान लिया, इसका केंद्र मान लिया। तो ये वाली जो त्रिज्या है नाविक है, और ये वाली जो त्रिज्या है ये परमाणु की त्रिज्या है। तो आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि नाविक की त्रिज्या कितनी होती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये होती है 10 की पावर माइनस 15 मीटर। कितनी होती है, 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। और आप लोगों से पूछ लेता है कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, परमाणु की त्रिज्या होती है 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। इतनी बात समझो। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे कि भाई ये 10 की पावर माइनस के 10 मीटर है और ये वाला 10 की पावर माइनस के 15 मीटर है। तो क्या नाविक की परमाणु त्रिज्या बड़ी है, नाविक की ज्यादा है और परमाणु की कम है? ऐसा नहीं है। माइनस की वैल्यू लगी हुई है, माइनस में उल्टा होता है। जिसकी जैसे मान लीजिए 10 की पावर माइनस के 15 है, तो ये माइनस के, ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है। तो आप लोग वैसे भी देख पा रहे होगे ये पूरा परमाणु है, तो इसकी रेडियस ज्यादा होगी। ये छोटा सा नाविक है उसके अंदर भी, तो इसकी रेडियस क्या होगी, कम होगी। तो एक बात मैं यहाँ पे नोट करके लिखवा देता हूं। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, नाविक, नाविक, परमाणु की त्रिज्या यहां पे लिख लेंगे आप लोग, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या ये कितनी होती है आपको पता होना चाहिए। और नाविक, नाविक की त्रिज्या, नाविक की त्रिज्या आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो ये क्या होता है समझना, जो हमारा परमाणु है इसकी त्रिज्या कितनी है भाई, परमाणु की आप लोगों ने कह दिया 10 की पावर माइनस 10 मीटर। इसी को हम बोल देते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। क्या बोल देते हैं इसको हम, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। आपने नाविक की त्रिज्या देखी, ये होती है 10 की पावर माइनस के 15 मीटर, जो कि बराबर होती है, क्या होती है, 1 फर्मी के बराबर। किसके होती है, 1 फर्मी के बराबर। 1 फर्मी किसके बराबर होता है, 10 की पावर माइनस के 15 मीटर के बराबर होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि नाविक की त्रिज्या कितनी होती है, 10 की पावर माइनस 15 मीटर, या आप ये कह सकते हैं फर्मी। या नाविक की त्रिज्या को हम फर्मी में नापते हैं और परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणु की त्रिज्या को हम किस में नापते हैं, फर्मी में, एंगस्ट्रॉम में या मीटर में। तो अगर मीटर भी दे रखा तो मीटर में भी नापते हैं और एंगस्ट्रॉम में भी। तो एंगस्ट्रॉम आपसे पूछा जाएगा, उल्टे सीधे ऑप्शन दे रखे होंगे, एंगस्ट्रॉम दे रखा होगा। अगर नाविक का क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि नाविक की त्रिज्या को हम किस में नापते हैं, तो आप लोगों को समझ जाना है कि नाविक की त्रिज्या को हम किस में नापते हैं, फर्मी में नापते हैं। किस में नापते हैं, फर्मी में नापते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं परमाणु की खोज के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अब मैं आपको बताने जाऊंगा कि परमाणु की खोज किसने की और कैसे की। क्योंकि हम वन बाई वन चर्चा करेंगे, तो हम इसे क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं और इधर साइड में ले जाते हैं, ताकि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और समझ लेना। जिसने नहीं किया है वो दोबारा से नोट कर लेना। तो अभी हमने ये बता दिया कि भाई ये हमारा परमाणु है और ये पूरा परमाणु है, इसकी ये कक्षा है और कक्षा में इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं या करते हैं। और ये हमारा नाविक है, यानी कि न्यूक्लियस है। और नाविक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और नाविक की त्रिज्या हमारी क्या होती है, 10 की पावर माइनस के 15 मीटर या 1 फर्मी होती है, ये समझा दिया है हमने। और ये क्या होता है हमारा, ये परमाणु की त्रिज्या होती है और परमाणु की त्रिज्या 1 एंगस्ट्रॉम या 10 की पावर माइनस के 10 मीटर होती है। इतनी बात समझ गए। अब हम बात करेंगे परमाणु की खोज को लेकर।
तो खोज को लेकर अगर बात की जाए तो हमने ये तो बता दिया कि परमाणु क्या है। तो इसकी खोज जो की थी ना महर्षि कणाद ने कर चुके थे लगभग आज से 250 साल पहले, 2500 साल पहले, या ये कह सकते हैं कि 2500, गलत बोल गया था मैं, 2500 या 2500 साल पहले महर्षि कणाद जी ने ये बता दिया था कि परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसके टुकड़े इतने किए जाए कि वह अंतिम अवस्था है जिसके बाद में टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह हमारा परमाणु कहलाता है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है और क्या है, ये अस्थायी है। तो ये बात किसने पहले से ही अपने ग्रंथों में या अपनी उन्होंने जो भी कुछ लिखा हो, पुस्तक लिखा हो, कोई भी लिखी हो, महर्षि कणाद जी ने तो पहले ही वो लिख के जा चुके थे कि परमाणु शब्द के बारे में पहले ही उन्होंने लिख दिया था कि हाँ परमाणु है। बात समझ में आ रही है। लेकिन अब साइंटिफिक अप्रोच यानी कि साइंस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो आधुनिक जगत में हम पढ़ते हैं कि भाई परमाणु की खोज किसने की, एक डेमोक्रेटियस नाम के साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो उन्होंने भी क्या हुआ, परमाणु नाम का शब्द दिया। क्या नाम दिया भाई, परमाणु नाम का जो शब्द है वो डेमोक्रेटियस नाम के साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने परमाणु नाम का शब्द दिया था। लेकिन परमाणु की खोज जो हम आज साइंटिफिक अप्रोच के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो उसकी जो खोज की थी वो खोज किसने की थी, आप लोग ध्यान रखेंगे, वो खोज की थी जॉन डाल्टन ने। किसने की थी, वो खोज की थी जॉन डाल्टन ने। किसने की थी भाई, वो की थी जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने उसकी क्या की थी, खोज की थी। तो जॉन डाल्टन ने, आप लोगों से सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि परमाणु की खोज किसने की, लेकिन आप लोगों से कुछ इसी प्रकार से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिस्कवरी से रिलेटेड। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, कुछ फेमस डिस्कवरी हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप लोगों से पूछ लेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, आपसे पूछ लेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, इलेक्ट्रॉन की। आप लोगों से पूछ लेगा कि भाई प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी। आप लोगों से पूछ लेगा कि भाई न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की। आप लोगों से पूछ लेगा कि भाई नाभिक की खोज किसने की थी, नाभिक यानी कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी। आप लोगों से ये इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं कि आप लोगों को ये बताना है। तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि परमाणु की अगर खोज आपसे पूछेगा तो किसने की है भाई, जॉन डाल्टन ने। लेकिन इलेक्ट्रॉन की खोज आप लोगों को पूछता है कोई, हाई स्कूल में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। ये वाली ट्रिक हाई स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं साइंस में या इंटर में, तो हाई स्कूल में पढ़ा दिया जाता है ईंट पर नाच। ई से होता है इलेक्ट्रॉन, टे से होता है जे टॉमसन, और पै से होता है प्रोटॉन और ये हो जाएगा रदरफोर्ड, और ने से होता है न्यूटन और चे से हो जाएगा चैडविक। तो इस तरीके से भी आप याद रखेंगे। तो इसी क्रम में मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आपको याद करने में परेशानी ना हो, और कोई बच्चा इंटर पास करके हाई स्कूल पास करके आया था और उसे ये पढ़ाया गया उस विषय में, तो वो याद हो जाएगा उसका और याद भी रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन से ध्यान रखेंगे, जे टॉमसन। किसने खोज करी थी भाई, जे टॉमसन, जे टॉमसन। ध्यान रखेंगे, जे टॉमसन। तो जे टॉमसन ने किसकी खोज करी थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। लेकिन प्रोटॉन की खोज अगर आपसे पूछता है तो गोल्डस्टीन ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे, गोल्डस्टीन ने इसकी खोज करी थी। लेकिन अगर इसके नामकरण की बात करें, नामकरण, तो नामकरण जो किया था इसका रदरफोर्ड ने किया था। नामकरण जो किया था वो रदरफोर्ड ने किया था। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, जे थॉमसन ने की थी, वैसे ही इनके नामकरण जो किया था ना, इसका नामकरण वो किया था स्टोनी ने। किसने किया था भाई, स्टोनी ने। स्टोनी नाम के एक साइंटिस्ट थे, इलेक्ट्रॉन का नामकरण जो दिया था वो स्टोनी ने दिया था। लेकिन आप लोगों से बहुत कम पूछा जाता है कि नामकरण इलेक्ट्रॉन का किसने किया, लेकिन हम बता रहे हैं स्टोनी ने किया था। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो जे टॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज जो की थी गोल्डस्टीन ने की थी, और इनका नामकरण जो किया था रदरफोर्ड ने किया था। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई न्यूटन की खोज किसने की थी, न्यूटन की, तो ध्यान रखेंगे ये की थी चैडविक ने। किसने की थी, जॉर्ज चैडविक। और नाभिक की खोज पूछे तो रदरफोर्ड ने क्या की थी, नाभिक की खोज की थी। तो नाभिक की खोज जो थी ना, ये वाली, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेना, ये वाली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं क्या है इसको छोटा कर देता हूँ, यहाँ मैं इसको छोटा कर देता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये नाभिक जो है ना, न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस नाभिक,
तो ये ध्यान रखेंगे, इस नाविक की खोज की थी। एक होता है नाविकीय बल, सबसे मजबूत बल है ये, सबसे मजबूत बल, प्रकृति का सबसे मजबूत बल नाविकीय बल, सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल, अल्प दूरी पर लगने वाला नाविकीय बल, अधिक दूरी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण, आवेश पर निर्भर करने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल, आवेश पर निर्भर नहीं करने वाला बल नाविकीय बल। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो नाविकीय बल पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई नाविक की जो खोज की थी वो रदरफोर्ड ने की थी, लेकिन रदरफोर्ड ने कैसे की थी? इन्होंने क्या काम किया, अल्फा प्रकीर्णन दिया था नाविक की खोज के लिए। किन्होंने? रदरफोर्ड जी ने। तो रदरफोर्ड जी ने नाविक की खोज के लिए अल्फा प्रकीर्णन नामक एक सिद्धांत दिया, और उस सिद्धांत में क्या काम किया इन्होंने, एक सोने की पतली जो कि लगभग ये मान लो कि 100 परमाणुओं के बराबर लगभग मोटी थी। अब 100 परमाणु लगभग कितने होंगे, बहुत बार उन्हें भी नहीं आप मेजर कर सकते ना देख सकते हो, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हो। तो 100 परमाणु के बराबर एक मोटी पतली सी पिन्नी ली और सोने की थी, और उस पर क्या हुआ, एक क्या होते हैं ना सिल्वर सल्फाइड की कुछ परत ले ली, या परत नहीं भी मानो तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक सोने की पन्नी ले ली और उस पर क्या है, एक बीच में स्प्लिट रख दी। स्प्लिट समझते हो ना, जहाँ से कि जब किरणें डालें तो टकराएं, इधर उधर फैल जाएं और कुछ बीच में से आगे निकल जाएं। तो इस तरीके से एक स्प्लिट, जिसे बोलते हैं हम अवरोधक, एक अवरोध रखा बीच में, और उन्होंने अल्फा किरणें यानी कि अल्फा प्रकीर्णन इसीलिए पढ़ा क्योंकि उसमें अल्फा कण लिए थे, अल्फा किरणों की उन्होंने अल्फा किरणों का प्रयोग किया था। तो अल्फा किरणें जब उन्होंने डाली तो डालने के बाद हुआ क्या, चित्र समझने की कोशिश करना, चित्र से समझने की कोशिश करना। ये मान लो ये हमारी पतली क्या है भैया, ये पतली सोने की पिन्नी है, ये पतली सोने की पिन्नी है, और यहां पे क्या काम किया उन्होंने, एक क्या रख दिया, एक माध्यम रख दिया, और यहां से मान लीजिए अल्फा किरणें, ये मान लो अल्फा किरणें, अल्फा किरणें इन्होंने यहाँ से क्या काम करी, अल्फा किरणें ये यहाँ से डाली। तो जब अल्फा किरणें डाली, ये मान लीजिए यहाँ से अल्फा किरणें इन्होंने डाली, तो डालने के बाद क्या हुआ, ये इस प्रकार से किरणें जा रही थी ये, और जाने के बाद हुआ कि कुछ किरणें तो मतलब ये समझ लो इस तरीके से सारी निकल रही थी इस प्रकार से, लेकिन कुछ किरणें क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन एक किरण ऐसी थी जो टकरा के क्या हुई, एक किरण ऐसी थी जो टकरा के क्या हो गई, वापिस हो गई भी, और क्या हो गई, वापिस हो गई। बात समझ में आई नहीं? एक किरण ऐसी थी जो गई, टकरा के गई और इस पिन्नी से टकरा के वापिस आ गई। कहने का मतलब ये था, अगर मान लीजिए 1000 किरणें, देखो हर किसी टीचर का बताने का अलग अलग मतलब होता है, सिर्फ समझाना चाहते हैं आप लोगों को हम। कहा यही जाता है कि अगर 12000 किरणें, अगर 12000 किरणें अल्फा 12000 अल्फा किरणें किसी सोने की, ये क्या है भाई, ये सोने की पतली पिन्नी है, क्या है भाई, ये सोने की पतली, ये पतली पिन्नी, पतली पिन्नी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो पिन्नी ली थी ना, ये पिन्नी, ये छड़बड़ मत समझ लेना, ये पिन्नी थी बहुत पतली, और किसकी थी, सोने की। तो एग्जाम में रेलवे में बहुत भर के ये पूछा गया है कि अल्फा प्रकीर्णन के लिए रदरफोर्ड जी ने किस का प्रयोग किया था, या किस धातु का प्रयोग किया था? आप बताएंगे सोने की पिन्नी का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? सोने की पिन्नी का प्रयोग किया था। मेरी बात को बहुत समझना कि सोने की पिन्नी का प्रयोग किया था। क्या उन्होंने कहा था कि अगर हम 12000 अल्फा किरणें, 12000 अल्फा किरणें, 12000 अल्फा किरणें इस सोने की पिन्नी पे अगर गुजारेंगे तो क्या हो जाएगा, 12000 में से 80% सीधी चली जाएंगी, 80% क्या हो जाएंगी, सीधी चली जाएंगी, 80%, जिसमें कि 80% नहीं 90% सीधी चली जाएंगी, और 5 या 4 या 3 या 2% ये मान लीजिए कुछ थोड़े से कोण पर, कुछ थोड़े से कोण पर, मान लीजिए थीटा कोण पर, मान लीजिए थीटा कोण पर क्या हो जाएंगी, इस तरीके से अलग अलग दिशाओं में विचलित हो जाएंगी, इस तरीके से विचलित हो जाएंगी। तो कुछ इस पिन्नी के बाद जब किरणें गुजारी तो सीधी चली गई, और कुछ क्या हो गई, इस तरीके से विचलित हो गई, और कुछ क्या हुआ, उनमें 12000 में से एक किरण, उन 12000 में से एक किरण टकरा के, इस टकरा के पिन्नी से वापिस आ गई। और जब टकरा के वापिस आ गई, इसका मतलब उन्होंने ये खोज कर लिया कि इसके बीच में, उस परमाणु के ठीक बीच में कोई ना कोई ऐसा भाग है, घना भाग जो ठोस है।
परमाणु का 80% भाग खोखला माना जाता है, लेकिन बीच में एक ऐसा जगह होती है जिसे क्या माना गया है, परमाणु का क्या है, बाहरी कठोर भाग माना गया है, भरा हुआ भाग माना गया है। जैसे अंडा देखा है आपने, अंडे की जर्दी होती है बीच में, वो लाल रंग की जो होती है, पीले रंग की, सॉरी जैसी भी होती है, मैंने याद नहीं है, मैं खाता नहीं हूं, तो उसकी जो बीच की जर्दी होती है वो कैसी होती है, ठोस होती है। तो ठीक उसी प्रकार परमाणु में क्या है, एक नाभिक खोजा उन्होंने कि हाँ भाई ये नाभिक होता है, और पूछ लेता है कि नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। किस प्रकीर्णन पे हुई थी, अल्फा कर प्रकीर्णन पे पर खोज की थी, और कौन सी वस्तु का प्रयोग किया था या कौन सी धातु का प्रयोग किया था, बात ध्यान रखेंगे, सोने की पतली पिन्नी का, ये पिन्नी थी, क्या थी भाई, ये क्या थी, ये पिन्नी थी, पिन्नी पिन्नी क्या थी भाई, ये पिन्नी थी, ये पिन्नी थी, पिन्नी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। तो क्या थी, ये पिन्नी थी, किसकी, सोने की पिन्नी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप लोगों से यही पूछा जाएगा जब भी क्वेश्चन बनता है रेलवे में परमाणु से रिलेटेड, वो यही से बनेगा। बाकी का जो पोर्शन है वो हमारा केमिस्ट्री में चले जाएंगे, और ये भी एक प्रकार का केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ने को मिलेगा सेम टू सेम। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे केवल इस इलेक्ट्रॉन पर जाने वाले हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन से पहले परमाणु के बारे में बताना जरूरी है। तो हमने परमाणु की खोज किसने की ये बता दिया, परमाणु क्या होता है ये बता दी, और ये रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन है, ये रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन। बात समझ आ रही नहीं आ रही है, इतनी बात को आप समझिए, और समझने के बाद आप लोग आगे नोट करेंगे, ठीक है, आगे आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे। आइए अब समझते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं, आप लोग समझ गए होंगे, इसको हम क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, क्योंकि इसकी हमें अभी जरूरत नहीं है। आप लोगों को जरूरत है तो आप लोग क्या करेंगे, समझेंगे। चलिए आइए, इसको हम क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। इसको थोड़ा मेरे से ना कम आता है बोर्ड चलाना, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत पड़ जाती है कभी कभी। ये हमने ऊपर कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या है, अब हमें जो चाहिए ना, इसकी और थोड़ी सी ज़रूरत है, ये इसकी, किसकी, इसकी, ये बात ध्यान रखेंगे। आइए इसको हम इधर ले लेते हैं, और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। आइए अब समझिए, चलिए देखो, ये है हमारा क्या है भाई, ये हमारा परमाणु है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है भाई, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो मैं बता दूं आपको, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, माइनस के कितना होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, माइनस का 1.6 गुणा 10 की पावर -19, और आवेश का मात्रा क्या होता है, ये होता है कूलाम, कूलाम, ये लीजिए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, और इसी को हम बोल देते हैं, इसी को हम शॉर्ट में बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं शॉर्ट में, माइनस के ई। माइनस के ई का मतलब ये है, माइनस के ई का मतलब ये है कि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, प्रोटॉन पर, ये बात ध्यान रखेंगे, तो प्रोटॉन पर चार्ज होता है, प्लस का होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, 19 कूलाम। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं प्लस के ई बोल देते हैं। तो आप लोग एक चीज समझने की कोशिश करना कि इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, दोनों पर आवेश समान होता है, दोनों पर आवेश कैसा होता है, समान होता है, परंतु उनके दो चिन्ह हैं, ये उनके चिन्ह जो है उनकी प्रकृति को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, उनकी नेचर को दर्शाते हैं कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। आवेश समान होता है परंतु उनके चिन्ह अलग अलग होते हैं, चिन्ह उनकी प्रकृति को दर्शाते हैं। अब आपसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये जो हमारा न्यूट्रॉन है ना, ये न्यूट्रॉन क्या होता है, इस पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है, शून्य आवेश, शून्य आवेश, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, ये उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन। तो इसीलिए नाभिक पर पूछ लिया जाता है कभी कभी, नाभिक पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो देखो नाभिक पर भाई इस पर तो 0 चार्ज होता है और इस पर प्लस चार्ज होता है, तो इसीलिए हम कह देते हैं कि नाभिक पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। नाभिक पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बहुत छोटी छोटी बातें बता रहे हैं आप लोगों को हम, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि पता नहीं होती है हर किसी को। तो आप आवेश के बारे में, क्योंकि आवेश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों को हम समझा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर 0 यानी कि शून्य आवेश यानी कि उदासीन, और नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज। ये बात समझ में आ गई,
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ समझने की कोशिश और करना, अब हम इसको छोटा करेंगे, क्योंकि छोटा करने के बाद हम आपको कुछ समझाएंगे, कुछ पॉइंट्स हैं उनको आप समझने की कोशिश करना। देखो सबसे पहले अगर हम क्या करेंगे भाई, सेम साइन है, सेम साइन के मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है भाई, ये भी माइनस माइनस के हैं। अगर हम इन्हें पास लाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। आपने देखा होगा कि समान प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि रिपेल करते हैं। और जब अपोजिट प्रकृति यानी कि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आकर्षित करते हैं। तो आकर्षित और प्रतिकर्षित ये दो शब्द हैं। ये दो शब्द क्या है, जब दो समान आवेशों को हम पास लाएंगे तो वो रिपेल करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे, और जब दो विपरीत आवेशों को पास लाएंगे तो वो एक दूसरे क्या करेंगे, वो करेंगे एक दूसरे को आकर्षित यानी कि चिपका लेंगे। ये बात इसने कही थी। तो जब हम क्या है कि समान आवेश को लाएंगे तो वो दूर भागेंगे। समान आवेश का मतलब ये है कि वो प्लस चार्ज भी हो सकते हैं दोनों के दोनों, तो वे क्या होंगे, वो दूर ही भागेंगे। क्या होंगे वो, क्या होगा उनमें, दूर भागेंगे। लेकिन अगर हम क्या है, एक ले लिया हमने, क्या ले लिया भाई, प्लस चार्ज, और एक ले लिया हमने माइनस चार्ज, तो ये एक दूसरे की तरफ आएंगे, आकर्षित करेंगे। या आप कर ले, एक बार ले लीजिए प्लस चार्ज और एक बार ले लीजिए आप माइनस चार्ज, तो एक दूसरे की तरफ क्या आएंगे, ये आकर्षित करेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे प्रतिकर्षित। क्या करेंगे भाई, प्रतिकर्षित, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, और ये क्या करेंगे, आकर्षित। बात समझ में आ रही है, क्या करेंगे, आकर्षित। तो आप लोग एक चीज समझ गए होंगे कि सबसे पहली बात समझे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश समान होता है, इनकी चिन्ह जो होते हैं उनकी प्रकृति को दर्शाते हैं। दूसरा पॉइंट आप लोग लिखोगे कि समान आवेश लिखेंगे आप लोग ही, जब समान आवेश को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो वे एक दूसरे को दूर भगाते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन जब हम समान मतलब विपरीत आवेशों को एक क्या ले लिया हमने, पॉजिटिव ले लिया, और एक हमने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया, यानी कि विपरीत आवेशों को जब हम पास लाते हैं तो वे एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि आकर्षित करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आई है तो इसको समझो। लेकिन एक पॉइंट और समझना आप लोग, तीसरा पॉइंट और समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी आप किसी इलेक्ट्रॉन को या किसी प्रोटॉन को आप न्यूट्रॉन के पास ले जाओ, किसी इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के पास ले जाओ तो क्या होगा, आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, इस पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और इस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या होता है, जीरो। तो जब आप इनको इसके पास ले जाओगे, इसको इसके पास ले जाओ, चाहे तो आप क्या करो भाई, इसको इसके पास ले जाओ या इसको पास ले जाओ, तो ना तो आकर्षित होगा ना ही प्रतिकर्षित होंगे। क्यों, क्योंकि ये होता है उदासीन, और जब उदासीन होता है तो ना तो भाई अट्रैक्शन रिपेल करने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए दो आवेश चाहिए होते हैं, या तो सेम साइन के या अपोजिट साइन के। तो इधर तो दोनों प्रकार के आवेश हैं, लेकिन इधर क्या है, ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, उदासीन है। तो इसीलिए पूछा जाता है कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को या प्रोटॉन को किसी न्यूट्रॉन के पास ले जाते हैं तो क्या वे आकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, या दोनों करते हैं, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे कि न तो आकर्षण करेंगे ना प्रतिकर्षण करेंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ना आकर्षण करेंगे ना प्रतिकर्षण करेंगे। तो 3 पॉइंट हमने बताए हैं, तीनों के तीनों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। हम तब तक पानी पी लेते हैं, आप लोग इन्हें समझेंगे अच्छे से। अब हम आगे चलते हैं। ये पूरा का पूरा जो खेला था ये परमाणु का था, लेकिन हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं नाभिकीय बल, और नाभिकीय बल के बाद हम चलेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, सीधा विद्युत धारा पर। अब हमारे चैप्टर का जो है बेस मजबूत हो गया है, आप लोग समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, हमने बता दिया है बहुत अच्छे से, और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की वो भी आप लोग समझ गए होंगे। अब समझेंगे आप लोग समझोगे नाभिकीय बल। नाभिकीय
नाभिकीय बल, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। भाई न्यूक्लियर फोर्स, तो न्यूक्लियर फोर्स भाई देखो इंग्लिश में हिंदी में अगर कोई गलती हो जाए तो उसे आप नज़रअंदाज कर देना और आप उसको करेक्ट कर लेना। कभी कभी हो जाता है पढ़ाते टाइम पूरा फोकस इधर नहीं होकर टॉपिक पे होता है, तो ई की आई की गलती हो जाती है, तो उस पर आप क्या है थोड़ा सा देख लिया करना, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। आप लोग सबसे पहले ध्यान रखेंगे, ये जो सबसे ज़्यादा एक ही पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है कि ये प्रकृति का सबसे मजबूत बल है। ये है प्रकृति का, भाई आपने देखा होगा परमाणु में क्या है, नाभिक होता है, तो नाभिक का एक अपना एक बल होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित किए हुए रहता है या बांधे हुआ रहता है। वो क्या है कक्षाओं में उनको मूव करने की इजाज़त देता है और बाहर जाने की इजाज़त नहीं देता है। तो वो जो बल होता है ना, उसी बल की हम बात कर रहे हैं, नाभिकीय बल, यानी कि नाभिक का बल, यानी कि न्यूक्लियस का बल, जिसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड साहब ने की थी कि यह प्रकृति का सबसे मजबूत बल है। क्या है, मजबूत बल है, प्रबल बल है, यह मजबूत बल है, ये बात ध्यान रखेंगे। नंबर 2 में ध्यान रखेंगे, यह है अल्प दूरी पर, यह है अल्प दूरी पर कार्य करता है। नंबर 3 में लिखेंगे, यह आवेश पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि प्रकृति का सबसे मजबूत बल नाभिकीय बल, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रकृति का सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कमजोर बल क्यों है, क्योंकि वो बहुत अधिक दूरियों के बीच में लगता है, इसीलिए वो कमजोर होता है। और ये बहुत पास वाली दूरी पे लगता है, अल्प दूरी के लिए लगता है, इसलिए क्या होता है, ये मजबूत बल होता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। तो यह आवेश पर निर्भर नहीं करता है, यह आवेश पर निर्भर नहीं करता है। इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 4 में लिखेंगे, यह आकर्षण टाइप का होता है। कैसा होता है, आकर्षित करने वाला बल होता है। यह आकर्षित करने वाला बल होता है। कैसा होता है भैया, यह प्रकृति का सबसे मजबूत बल है। सबसे मजबूत बल जो है ये प्रकृति का सबसे मजबूत बल है, और यह अल्प दूरी पर कार्य करता है, और यह आवेश पर निर्भर नहीं करता है। यह आकर्षित यानी कि आकर्षण या आकर्षित करने वाला बल है, यानी कि ये वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, ये आकर्षित करने वाला क्या है, ये बल है। आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे क्या होता है ये अपनी ओर आकर्षित करने वाला क्या है, ये बल है। तो नाभिकीय बल क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ये प्रकृति का सबसे मजबूत है, अल्प दूरी पर काम करता है और आवेश पर निर्भर नहीं करता है, और ये अट्रैक्शन टाइप का फोर्स है। कैसे टाइप का फोर्स है, ये अट्रैक्शन टाइप का फोर्स है, इसलिए आप लोग अच्छे से समझ रहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अभी तक आप लोगों को बहुत अच्छे से पूरा बारीक हाथ से मैं लेके चल रहा हूं और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, क्योंकि मेन मुद्दा जो है ना, जितनी भी हमारी आगे की लड़ाई होगी, जो भी 6 से 7 क्लासें होंगी, कम से कम 6 से 7 क्लासें चैप्टर की होंगी, तो जो भी हमारी आगे की लड़ाई होगी वो लड़ाई होगी मुक्त इलेक्ट्रॉनों पे, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉनों पे। आइए हम स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या डालेंगे भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन। हेडिंग डालेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसको आप कॉपी में लिखोगे आप अपनी अच्छे से, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आप वैद्युत की यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत वाला चैप्टर से देखो, रेलवे सबसे ज्यादा सवाल विद्युत वाले चैप्टर से पूछता है, सबसे ज्यादा सवाल विद्युत वाले चैप्टर से पूछता है, इसीलिए हम इसको बहुत बारीकी से लेके चलेंगे, बहुत मजेदार तरीके से। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि हम कहेंगे इसको फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको भाई हम, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये बात आप लोग अच्छे से समझेंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करना। भाई मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, परमाणु है। भाई क्या है, हमने एक परमाणु ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है साहब, ये परमाणु ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने क्या काम किया, फिर इसका एक न्यूक्लियस भी ले लिया,
नाविक भी ले लिया इसका, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका हमने नाविक ले लिया, क्या ले लिया भाई, इसका हमने नाविक ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ गए समझ में। अब हमने ये नाविक ले लिया, तो नाविक लेने के बाद क्या होगा, आप लोगों को पता है यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेरी बात समझने की कोशिश करना, कोई भी आप तत्व ले लीजिए, कोई भी किसी का भी अणु ले लीजिए, परमाणु, कुछ भी ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं एक लिथियम और एक हम ले लेते हैं सोडियम, दो ही ले लेते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 3 और इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, और परमाणु भार होता है इसका 7 और इसका होता है 23। तो हमने क्या काम किया, हमने काम ये किया कि भाई इसका जो हमने परमाणु क्रमांक ले लिया, इसका होता है 11। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,1 आएगा, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,8,1 आएगा। क्या आएगा भाई, 1 आएगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और सोडियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो दोनों के, क्योंकि ये क्षारीय धातु हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, ये क्षारीय धातु होती हैं। मैग्नीशियम, बेरिलियम और ये मैग्नीशियम वाली जो तत्व होते हैं, तो ये होते हैं क्षारीय मृद धातु। तो उनके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इन क्षारीय धातु की जो क्षारीय धातु होते हैं उनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेरी बात समझ आ रही है। तो जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है, ये बाहरी वाला, इसी को हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको हम, संयोजी इलेक्ट्रॉन, या इसी को हम बोल देते हैं संयोजकता। जब आप लोग संयोजकता निकालते हो ना, पूछता है किसी की, तो यही बताओगे आप, लिथियम की संयोजकता कितनी है, 1 है। आप कहोगे सर जी आप तो केमिस्ट्री में चले गए। नहीं जी, टॉपिक पे लाने के लिए तो बताना पड़ता है ना, पूरी बात है। तो लिथियम का जो परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2,1 है, और इसके बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है 1 है, क्योंकि ये सारे के सारे ये क्षारीय धातु हैं, और क्षारीय धातुओं की संयोजकता 1 ही होती है, क्योंकि आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने का यही तो फायदा है कि उन्हें हम समूहों में बांट देते हैं। क्षारीय धातु अलग हैं, एलोजन तत्व हैं, संक्रमण तत्व अलग हैं, असंक्रमण तत्व अलग हैं। समझ में आ रही है नहीं आ रही है, अक्रिय गैसें अलग हैं। तो अगर हम किसी एक गैस की प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, तो सारी अक्रिय गैसों की प्रॉपर्टी आप ज्ञात कर सकते हो। तो वैसे ही क्षारीय धातु की अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ ली है, तो क्षारीय धातु की 1 से पता कर सकते हो। तो देखो इनके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और इन्हें बोलते हैं हम संयोजी इलेक्ट्रॉन, या इन्हीं को बोलते हैं हम संयोजकता। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे मूव कर रहा होगा, यहाँ पे, यानी कि ये कर रहा होगा, बाहरी कक्षा में क्या है, ये मूव करेगा। अब ये हमारा नाविक है। अब मान लीजिए कोई इस प्रकार से, मान लीजिए एक हम और मान लेते हैं, आपको समझाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक और मान लेते हैं, एक हम कक्षा और बना देते हैं। मान लीजिए हमने एक कक्षा और बना दी, ये कक्षा है हमारी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो होगा क्या भाई, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, भाई यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, और हमने मान लिया कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। तो इस वाली कक्षा में कितने होंगे, इस वाली कक्षा में मान लीजिए 8 होंगे। हम सोडियम का बनाना चाह रहे हैं, इसमें कितने होंगे, 8 होंगे। ये हो जाएगा 2 हो जाएंगे, 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इसमें हो गए। और इस वाली में कितने होंगे, 1 होगा, और ये 1 और 1 2 हो जाएगा। चल भाई कुछ बैठ गया है, तो कीड़े बहुत दिक्कत करते हैं, हमें पढ़ाने नहीं देते हैं। तो भाई हमने क्या देखा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 8 ये हो गए, 1 ही हो गए। तो ये हमारा नाविक है। क्या है भाई, इस नाविक को हम छोटा कर लेते हैं, एक नाविक ले लेते हैं अलग टाइप का कलर का, और नाविक अभी क्योंकि अब तो हमने ये कक्षा बना दी, तो हम नाविक ले लेते हैं और छोटा टाइप का, ये ताकि जिसमें हमारे ये आ जाए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमने बनाया है ये नाविक बना लिया, ठीक है, ये नाविक बना लिया। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होगे, आप क्या समझ गए होगे, ये समझो, ये हमारा नाविक हो गया। तो इस नाविक से ये वाली जो कक्षा है, ये वाली जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाले ये बिल्कुल पास में है, तो पास में इनको पूरी तरीके से जकड़ रखा होगा। बात समझते रहे ना, मेरी पॉइंट पे आ रहा हूं मैं। और ये वाली जो कक्षा है, जौन सी ये वाली है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको थोड़ा सा इसकी अपेक्षा कम बल लगा के जकड़ रखा होगा अपने आप में। लेकिन जो हमारी ये बाहर वाली कक्षा है जिसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, इसी को हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये हमारा आज का टॉपिक था, यानी कि इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इसी को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन इसी को बोलते हैं, क्योंकि ये नाभिक से बहुत दूर है, नाभिक की पकड़ से थोड़ा बाहर है, नाभिक से बाहरी कोश में होने के कारण ये नाभिक इस पर अपना कम बल लगाता है, इसीलिए मुक्त अवस्था में होते हैं, इसीलिए इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए इसको मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त अवस्था में कहते हैं। या आप लोग ऐसे समझ लीजिए, किसी भी धातु का मतलब सोडियम हो, लिथियम हो, पोटेशियम हो, कॉपर हो, और वैसे तो आप कॉपर की बात करो क्योंकि कॉपर का ही हम प्रयोग करते हैं विद्युत सप्लाई में, घरेलू बिजली में या घरेलू वायरिंग में हम कॉपर की वायर का यूज करते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए, तो किसी भी धातु में बाहरी कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लो आप लोग, इसकी परिभाषा लिखेंगे, किसी धातु में बाहरी कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। मेरी बात समझ में आई? या तो आप इसकी परिभाषा ऐसे दे दो कि धातु के बाहरी कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या आप ऐसे कह दीजिए कि नाभिक से दूर होने के कारण लगभग मुक्त अवस्था में होते हैं। भाई नाभिक से दूर होने के कारण ये जो है, ये नाभिक से दूर होने के कारण मुक्त अवस्था में होते हैं, इसीलिए हम इनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कह देते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश का प्रवाह एक चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे पर होता है। कहने का मतलब यही है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही, यहां पर लिखेंगे दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट तो ये लिख लिया, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश का प्रवाह, भाई आवेश का प्रवाह, देखो हम आवेश पे आगे नहीं, आवेश का प्रवाह चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे पर होता है। आप लोग समझ गए होगा पूरी तरीके से, समझो गहराइयों में बात, मैं पूरी तरीके से समझाऊंगा लेकिन समझ के चलना, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझे तो विद्युत धारा नहीं समझोगे। क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले क्या बताया कि किसी धातु के बाहरी कोश में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होंगे या दो होंगे, दो क्षारीय मृदा धातु में होते हैं और क्षारीय धातु में एक होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दूसरी बात हमने समझाई कि नाभिक से दूर होने के कारण ये मुक्त अवस्था में होते हैं, इसीलिए इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कह दिया जाता है। बाहर होते हैं, फ्री होते हैं, अपनी मर्जी के बाहरी कोश में होते हैं कि हाँ तो टीचर देख ही नहीं रहा, भाई जितना मजा कर लो उतना कर लो। होता है नहीं होता है? जब टीचर क्लास में नहीं होता तो जितना चाहे उतना मजा कर लो, और जब टीचर क्लास में आ गए तो बच्चों की सन्नाटी पन्नाटी पूरी बंद हो जाती है, शांत हो जाते हैं, एकदम सन्नाटा सा छा जाता है क्लास में। तो वही माहौल यहाँ पे है कि भाई नाभिक से दूर है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री है एकदम। और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है कि इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण चालक, जो आप चालक तार ले रहे हो, कॉपर का वायर ले लिया, एक सिरे से दूसरे सिरों के बीच में जो आवेश का प्रवाह होता है, और आवेश प्रवाह की दर को आप क्या कहते हो? विद्युत धारा कहते हो। तो जो आवेश का प्रवाह होता है वो इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए होता है, इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों से होता है। क्या होता है? इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों से होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, समझो इसे अच्छे से। अगर आप लोग इनको समझोगे नहीं तो देखो, एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, आपको अच्छे से अगर अपनी साइंस क्लियर करनी है तो बहुत बारीकी वाले जो पॉइंट्स होते हैं उनको समझना पड़ता है, बहुत ज़रूरी होता है। आप उनसे डर के मत भागा करो। और मैं तो ये कहता हूं, जब तक मैं क्लास लेता हूं ना तो मैं बहुत सोच समझदारी से, मतलब हिसाब से क्लास लेता हूं, ताकि सामने वाले बंदे को कोई भी पॉइंट्स ऐसा ना हो जो समझ में ना आए, घास ही नहीं काटी जाए। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो आप लोगों को मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो हमारा टॉपिक था वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फाइनली आप एक लाइन याद रखना, ये वाली लाइन याद रखना कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही आवेश का प्रवाह चालक के एक सिरे से दूसरे सिरों के बीच में होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर कोई ठोस धातु है,
मान लीजिए, समझना मेरी बात, अगर कोई ठोस धातु है भाई, अगर कोई ठोस धातु है, एक पॉइंट करके लिख लेना, तीसरा पॉइंट नोट करके, अगर कोई ठोस धातु है, क्या है भाई, ठोस धातु है, तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह यानी कि आवेश का प्रवाह कैसे होगा। अगर कोई क्या है भाई, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि विद्युत अपघट्य है, क्या है भाई, विद्युत अपघट्य है, अपघट्य है, तो उसमें आवेश का प्रवाह कैसे होगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर कोई ठोस धातु, जैसे ठोस धातु कोई भी चालक ले लीजिए, ठोस धातु होगा, तो उसमें जो प्रवाह होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। किसके, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा आवेश का प्रवाह। लेकिन अगर कोई विद्युत अपघट्य है तो उसमें जो आवेश का प्रवाह होता है वो आयंस के थ्रू होता है। किसके भाई, आयंस के थ्रू, आयंस के थ्रू। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या बात ध्यान रखेंगे, ये है आवेश का प्रवाह। क्या है भाई, ये है हमारा आवेश का प्रवाह होता है। तो अगर ठोस धातु है कोई तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होगा, अगर कोई विद्युत अपघट्य है तो उसमें क्या होगा, आयंस, उसके आयंस होंगे, और आयंस के थ्रू ही क्या होगा, विद्युत क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का या आवेश का प्रवाह जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आयंस के थ्रू हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लेकिन अब हम चलते हैं, ये जो आपने बात कर रहे हो ना सर जी चालक की, ये जो आप बात कर रहे हो ना चालक की, ये चालक है क्या, क्योंकि चालक, कुचालक, अर्धचालक, क्योंकि आवेश का प्रवाह जो होता है ना या विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो चालक तारों में अच्छी से होता है और अर्धचालकों में होता ही नहीं है, और कुचालकों में क्या होता है, थोड़ा सा होता है। तो ये चीज़ें अगर आपको पता है अच्छे से तो जो अगला चैप्टर हम मतलब ये जो चैप्टर हम चलेंगे, जो आगे की क्लासें होंगी, ये बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आएंगी। लेकिन समझ में आने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि चालक क्या होता है और कुचालक क्या होता है। तो नंबर 1 में डालेंगे आप लोग, नंबर 1 में डालेंगे आप लोग कि भाई चालक क्या होते हैं, क्या होते हैं भाई, चालक, क्या बोलते हैं इसको, चालक, और इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडक्टर। कंडक्टर, कंडक्टर की स्पेलिंग भूल गए भाई हम, क्या बोलते हैं इसको भाई, कंडक्टर, कंडक्टर। तो गर्मी बहुत पड़ रही है, एसी की सुविधा नहीं है हमारे पास, पंखे चला नहीं सकते हम क्योंकि माइक में बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, तो बहुत मुश्किल सा हो जाता है क्लास लेने के लिए, तो दिमाग जो है ना जो बहुत ज़्यादा गर्म सा हो जाता है, तो समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, तो चालक में क्या होता है, इस चालक की विशेषता ये होती है साथियों कि चालक में क्या होते हैं, विद्युत धारा का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है, आप लोगों ने इतना तो देखा होगा कि भाई विद्युत चालक जो होते हैं विद्युत के क्या होते हैं, इसमें विद्युत धारा का प्रभाव बहुत तेजी से होता है, लेकिन उसका रियलिटी में आप लोगों ने कारण नहीं जाना होगा। तो रियलिटी में कारण क्या होता है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अरबों खरबों की संख्या में होते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अरबों खरबों की संख्या में होते हैं। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कैसे होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा होते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर इसके हम एग्जाम्पल्स की बात करें, इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप लोग ध्यान रखोगे, नंबर 1 में आप लिख लोगे, क्या लिख लोगे, सभी धातुएं जितनी भी हैं सभी धातुएं। नंबर 2 में याद रख लोगे, क्या याद रख लोगे, शुद्ध जल, अशुद्ध जल, ऐसे लिख लो, अशुद्ध जल। तो अशुद्ध जल, या फिर याद रख लोगे मानव शरीर, जो हमारा मानव का शरीर होता है ये भी क्या होता है, ये भी विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। ये विद्युत का क्या होता है, चल भाई चली जा, क्यों परेशान कर रही है, मक्खी परेशान कर रही है। सभी धातुएं, ध्यान रखेंगे, सभी धातुएं जितनी भी होती हैं ये क्या होती हैं, ये चालक होती हैं, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अरबों खरबों में होती है, यानी कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। सही, इसीलिए इनमें क्या है, धारा का प्रभाव बहुत ज्यादा तेजी से होता है। तो सभी धातुएं, अशुद्ध जल और मानव शरीर
जो होता है ये भी विद्युत धारा का क्या होता है, ये कंडक्टर होता है, ये चालक होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें, एक टॉपिक है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सभी धातुएं। तो सभी धातुओं में आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ और ऊपर करने के बाद समझेंगे। सभी धातुओं में आप लोग सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक चालकता। सर्वाधिक चालकता क्या है भाई, सर्वाधिक चालकता। तो सर्वाधिक अगर चालकता की बात करेगा आप लोगों से तो ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक चालकता होती है Ag की, और उससे कम होती है किसकी होती है भाई, उससे कम होती है किसकी, Ag के बाद होती है कॉपर की, और उससे बाद होती है एल्युमिनियम की, और उससे कम होती है Fe की। तो ये चालकता का क्या होता है, ये चालकता का बढ़ता क्रम है, इधर को बढ़ता है और इधर को घटता है। तो आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे, अगर चांदी का इसका परमाणु क्रमांक बात करें तो इसका होता है 47, इसका होता है 29, इसका होता है 13 और Fe का होता है शायद 26। बात समझ आ रही है, लोहे का 26, एल्युमिनियम का 13, कॉपर का 29, चांदी का 47। ठीक है, तो आप लोग ये समझ के चलना कि जो सर्वाधिक चालकता होती है वो किसकी होती है, चालकता किसकी होती है, चांदी की सबसे ज्यादा चालकता होती है। लेकिन हम क्या है, बिजली के रूप में यानी कि पावर सप्लाई करने के लिए हम चांदी के तारों का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये तन्य है, क्योंकि ये तन्य है। मेरी बात समझो। तो आप दूसरा पॉइंट लिखोगे, दूसरे पॉइंट में लिखोगे सर्वाधिक तन्यता वाला धातु। सर्वाधिक, ये भी तो पूछेगा आपसे, सर्वाधिक तन्यता व आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, आप लोग ध्यान रखोगे, वो है हमारी सोना। क्या है भाई, एयू सोना। या पहले नंबर पे क्या है हमारा, सोना है, और दूसरे नंबर पे है हमारी चांदी। ये बात ध्यान रखेंगे। इसका कितना होता है, इसका शायद 79 होता है, और इसका तो आपको मैंने बता ही दिया 47 होता है परमाणु क्रमांक। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक तन्यता, ये आघात वर्धनीय वाली धातु जिसको हम खींच के या ठोक कर पतली चादर की जा सकते हैं, पतली महीन उसका तार किया जा सकता है। तो नंबर 1 पे है सोना और नंबर 2 पे है चांदी। आपसे पूछता है कि दूसरी आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, पहली तो सबको पता होता है सोना है, लेकिन दूसरी पूछेगा आप लोगों से तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्या है, चांदी, Ag है हमारा। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि चांदी का प्रयोग हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये आघात वर्धनीय है। इसके हम तार बनाएंगे और जैसे ही लंबे तार बनाएं और लोड डाल दें पोलो 2 खंभों के बीच में तो ज्यादा लटक जाएंगे और टूट जाएंगे, चल ही नहीं पाएगा। तो हम क्या होता है, जो बिजली के खंभे होते हैं ना, बिजली के खंभे, ध्यान रखेंगे, जो बिजली के तार, ऐसे लिखेंगे बिजली के तार। तो बिजली के तार जो होते हैं ना, ये बने होते हैं ACSR के। किसके बने होते हैं, ACSR के। इसकी फुल फॉर्म होती है एल्युमिनियम, और इसको बोलते हैं कंडक्टर की स्पेलिंग नहीं लिखी जा रही है। तो एल्युमिनियम कंडक्टर, स्टील और रेनफोर्स्ड। तो जो आप लोग घरों में वायर यूज करते हो वो तो आप करते हो कॉपर की या एल्युमिनियम की, लेकिन जो बिजली के तार आते हैं ना, ट्रांसफार्मर से आपके गांव तक बिजली आती है, तो वो जो तार होता है वो ACSR का होता है, और ACSR की फुल फॉर्म होती है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। और ये तार जो होता है ना, ये तार कुछ ऐसा होता है, ये तार कुछ ऐसा होता है, बीच में क्या होती है, ध्यान रखेंगे, बीच में होती है स्टील, बीच में क्या होती है स्टील, और लास्ट में क्या होता है, बाहर क्या होता है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इसलिए होता है बाहर कि अच्छी चालकता के कारण विद्युत धारा अच्छी प्रवाह हो सके, और बीच में स्टील इसलिए होता है क्योंकि मजबूती प्रदान कर सके। तो इसीलिए हम बिजली के तारों में, जो बिजली के खंभे लगे होते हैं, जो तार लगे होते हैं, वो ACSR के होते हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, क्योंकि इसमें बाहर एक परत बना दी जाती है, वो एल्युमिनियम की होती है जो सफेद सफेद दिखती है, और जो बीच में होता है वो स्टील होती है। स्टील मजबूती के लिए और एल्युमिनियम चालकता के लिए, एल्युमिनियम अच्छी चालकता के लिए और स्टील मजबूती के लिए का मिश्रण होता है, क्योंकि दोनों को मिला के बनाया जाता है। ये तार जो हम यूज करते हैं, जो ट्रांसफार्मर से आपके गांव में बिजली आती है, जो तार देखे होंगे तीर समांतर क्रम में लगे होते हैं, तो वो वायर ACSR के बने होते हैं, ACSR के। तो बात कर रहे थे हम सर्वाधिक चालकता वाले, तो चांदी का हम प्रयोग करते नहीं है, अब हम कॉपर का करते हैं। आप लोगों के पास अगर पैसा अधिक है, अच्छा खासा बजट है, तो इलेक्ट्रीशियन आप लोगों से कह देता है कि आप घरेलू वायरिंग में कॉपर की वायरिंग यूज कीजिए। अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो क्या आप यूज करोगे, एल्युमिनियम की वायर यूज करोगे।
तो आप लोग ध्यान रखोगे तो चालकता का ये हमारा बढ़ता क्रम है, ठीक है। लेकिन आप लोगों से कभी कभी ये पूछ लेता है कि भाई सबसे कम घनत्व वाली धातु कौन सी है। इसको और हम छोटा कर देते हैं, आप नोट करते रहना। क्या है, आप लोगों से तीसरा पॉइंट में आप लोगों से पूछ लेगा सबसे कम घनत्व वाली धातु तो सबसे कम घनत्व वाली धातु या फिर सबसे ज्यादा घनत्व वाली धातु। तो अगर आपसे पूछेगा सबसे कम घनत्व वाली धातु तो आप लोग ध्यान रखेंगे लिथियम। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई 3 होता है। और सबसे अगर पूछ लेता आपसे कि सबसे अधिक घनत्व वाली जो होती है हमारी क्या होती है भाई, ओस्मियम होती है। क्या होती है, ओस्मियम होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, OS। और इसका होता है शायद 79। क्या होता है, 79 नहीं होता है, शायद 72 करके होता है, 72 के आसपास होता है या 76 होता है, कंफ्यूज हो रहा हूं, 76 होता है, ध्यान रख लेंगे। 76 ना हो तो एक बार चेक कर लेना। तो बता दिया है मैंने कि ओस्मियम सबसे घनत्व सबसे किसका ज्यादा होता है, ओस्मियम का। तो ऐसी धातु जिसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है वो कौन सी होती है, ओस्मियम होती है। और एक ऐसी धातु जिसका घनत्व सबसे क्या होता है, कम होता है, वो क्या है, लिथियम, ठीक है। सर्वाधिक तन्यता और आघात बरतने वाली धातु सोना और चांदी है। और सबसे अच्छी चालकता वाली धातु चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम है। बात समझ आ रही है। तो लोहा तो हम इसका प्रयोग करते ही नहीं है, तो बिना मतलब के लिख दिया है मैंने, ठीक है नहीं। लेकिन आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है धातु के सीक्वेंस में आप लोगों से और क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। चौथा पॉइंट ध्यान रखेंगे कि सामान्यतः कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु भी बताइए और अधातु भी बताइए। धातु हमारी क्या हो जाती है, लिथियम हो गया, गैलियम हो गया, सीजियम हो गया, लिथियम गैलियम सीजियम या पारा, सॉरी लिथियम नहीं है, पारा। और क्या है, पारा के साथ साथ क्या है हमारा, सीजियम और गैलियम, 3 है। तो लिखेंगे सामान्यतः, लिखेंगे सामान्यतः कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली, आपको बताना है, पहले तो बताना है आप लोगों को धातु और फिर बताना है अधातु। क्या बताना है, अधातु। तो ध्यान रखेंगे अगर धातु में बात करेगा तो आप ध्यान रखेंगे पारा, और फिर ध्यान रखेंगे सीजियम। क्या ध्यान रखेंगे भाई, सीजियम। और फिर ध्यान रखेंगे गैलियम। क्या ध्यान रखेंगे, गैलियम। अगर अधातु ध्यान रखे पूछेगा आपसे तो याद रखना ब्रोमीन। क्या ध्यान रखेंगे, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन। तो पारा का परमाणु क्रमांक कितना होता है, आप लोग बताएंगे 40 होता है, सीजियम का शायद 55 होता है और गैलियम का 37 होता है। और ब्रोमीन का जहां तक मुझे ध्यान है इसका जो होता है 4 के आसपास होता है। तो ध्यान रख लेंगे। तो कुल मिला के परमाणु क्रमांक समझाना हमारा मतलब नहीं है, हमारा मतलब केवल इतना है कि सामान्यतः कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है वो हमारी कौन सी है, पारा है, सीजियम है, गैलियम है। पारा है, सीजियम है, गैलियम है। और अधातु कौन सी है जो सामान्यतः कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो है हमारी ब्रोमीन। क्या है, ब्रोमीन है। देख लेता हूं दिख रहा है आप लोगों को अच्छे से, तो वो क्या है हमारा, ब्रोमीन है। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे भी और समझेंगे भी, ठीक है। आइए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको आगे लेके चलने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आगे चलने का प्रयास, आप लोगों ने चालक के बारे में पढ़ा, तो नंबर 2 में आप लोग ध्यान रखोगे, कुचालक। नंबर 2 हम ध्यान रखेंगे कुचालक, जिसे हम बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, कुचालक। आपने खंबे के ऊपर देखा होगा चिमनी होती है, चिमनी, तो वो इंसुलेटर का काम कर रही होती है। आपने देखा होगा जब बिजली के खंबे तो जा रहे होते हैं तो बीच में एक छड़ सी लगी होती है, वो इंसुलेटर होती है। आपने देखा होगा जब ट्रांसफार्मर की कोड या बाइंडिंग की जाती है, जो कोड होती है ना, क्रोड, जब ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग की जाती है तो बीच में इंसुलेशन सी लगी होती है, गत्ते सा देखा हो आपने, तो वो भी हमारा क्या होता है, इंसुलेटर होता है। लकड़ी आपने देखी, लकड़ी
इंसुलेटर का काम करती है। कभी किसी को कोई बिजली पकड़ लेती है तो आप सूखी लकड़ी का डंडा लेके आते हो, गीली लकड़ी मत ले आना, सूखी लकड़ी। तो सूखी लकड़ी क्या होती है? इंसुलेटर होती है। रबड़ देखिए, रबड़ इंसुलेटर का काम करती है। माइका देखिए आपने, इंसुलेटर का काम करती है। शुद्ध जल देखा, शुद्ध जल इंसुलेटर का काम करती है, कुचालक का। अगर अशुद्ध जल ले आते हो तो वो किसका काम करेगी? चालक यानी कंडक्टर का काम करेगी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह हो जाएगी। बात समझ आ रही नहीं आ रही है मेरी बातों को समझो। अगर आप लोग गीली लकड़ी ले आते हो तो वो चालक का काम कर जाएगी और सूखी लकड़ी कुचालक का काम करेगी। मानव का शरीर चालक का काम करेगा, वैसे ही शुद्ध जल कुचालक का काम करेगा और अशुद्ध जल चालक का काम करेगा। तो अशुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाह होती है, शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। तो कुचालक जो होते हैं ना, कुचालक, इनकी विशेषता यही है कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य होती है। कैसी होती है भाई? शून्य होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि भाई इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? शून्य होती है। परंतु अब इसमें क्या हो जाएगा भाई? जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो कैसे होते हैं? वो होते हैं शून्य। ये कहने का मतलब ये है। और इसके जो अगर एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखोगे तो एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं। सबसे पहला ध्यान रखेंगे सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी। नंबर आगे ध्यान रखेंगे, 1 नंबर में सूखी लकड़ी, नंबर 2 में ध्यान रखेंगे रबड़, रबड़, नंबर 3 में ध्यान रखेंगे शुद्ध जल, शुद्ध जल, नंबर 4 में ध्यान रखेंगे माइका। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने 4 लिखवा दी हैं तो आप लोग पहचान लोगे। और ये पूछा भी जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है। तो आप लोगों को दे रखा होता है शुद्ध जल और अशुद्ध जल, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो शुद्ध जल और अशुद्ध जल में आप लोग कंफ्यूज होते हो। तो शुद्ध जल क्या होता है? कुचालक होता है, और अशुद्ध जल क्या होता है? चालक होता है। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम अर्धचालक की। नंबर 3 में लिखेंगे, नंबर 3 में लिखेंगे अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक, इसे हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। ये आप ध्यान रखेंगे। तो सेमी कंडक्टर की विशेषता ये होती है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत कम संख्या में होते हैं, कम संख्या में होते हैं। इतनी बात ध्यान रखना। इसमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बहुत कम संख्या में होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? बहुत कम संख्या में होते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होते हैं? वो कम होते हैं, वो कम होते हैं, परंतु होते हैं, कम होते हैं परंतु कम होते हैं। इसलिए इनमें क्या है? विद्युत धारा का प्रवाह कैसा होता है? आधा आधा होता है। और इसके एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखोगे, इसके एग्जाम्पल अगर आप लोग ध्यान रखोगे तो इसका एग्जाम्पल है, सबसे पहला है सिलिकॉन। क्या है भाई? सिलिकॉन। क्या है भाई? सिलिकॉन। और नंबर 2 में ध्यान रखेंगे जर्मेनियम। क्या है? जर्मेनियम, जर्मेनियम। ठीक है, जर्मेनियम। तो जर्मेनियम हुआ और सिलिकॉन हुआ, ये क्या होते हैं? ये अर्धचालक होते हैं, या इन्हें हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और इनमें क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, इसीलिए इनमें विद्युत धारा कम होती है, इनकी सिलिकॉन और जर्मेनियम। बात समझ में नहीं आई? तो आप लोगों को मैंने बताया कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो होता है वही आवेश का प्रवाह होता है, और आवेश प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा का प्रवाह कहते हैं। तो हम लोगों ने आप लोगों को यह बताया कि जो चालक होते हैं इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें कितने होते हैं, क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। तो हमने क्या सीखा कि जो चालक होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अरबों खरबों की संख्या में होते हैं, इसलिए उनमें विद्युत धारा का प्रवाह अच्छी तरीके से होता है। और जो हमारे कुचालक होते हैं इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, इसलिए इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन हमने क्या सीखा? जो अर्धचालक होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इसलिए उनमें विद्युत धारा का प्रवाह कम होता है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है, ठीक है, और लाइट की सुविधा भी थोड़ी सी कम है आज, तो इसलिए क्या है, हम आगे की जो क्लास है कल पढ़ाएंगे आप लोगों को। यहाँ तक आप लोग पढ़ के आए हो तो पक्का आनंद आया होगा, ये बात हम दिल से कह रहे हैं अपने, क्योंकि हमारी मेहनत बोलती है ना। तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और हमें सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।